हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में विच इज़ बेस्ड ऑन कॉजेटिव वर्ब्स। और ये इस सीरीज़ का दूसरा और आखिरी पार्ट है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था हाउ वी यूज़ मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब, और आज के इस सेशन में मैं आपको गेट और हैव को कॉजेटिव वर्ब्स के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है ये समझाएंगे। इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने पिछला सेशन ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि दैट सेशन शैल हेल्प यू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स। चलिए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं पिछले ही सेशन में आपको कॉजेटिव वर्ब का बेसिक मीनिंग बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको यहां पर भी ब्रीफ कर देता हूं। पढ़िए, कॉजेटिव वर्ब आगे लिखा है कॉज, और कॉज कैसे बना है? कॉजेटिव वर्ब के ही शुरू के 4 अल्फाबेट से CAUS, इसी से कॉज बना है, मतलब कारण। इसका क्या मीनिंग है पढ़ते हैं। जब आप किसी कार्य को स्वयं ना करें बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से उसी कार्य को करवाएं, ऐसी स्थिति में जिस वर्ब का हम यूज करते हैं उसे ही पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन अ सिचुएशन वेयर वन डज नॉट परफॉर्म अ टास्क बट मेक्स अदर्स परफॉर्म इट, वन शुड यूज पॉजिटिव वर्ब्स। मतलब जब आप किसी काम को खुद करते हैं तो वो एक जनरल सिचुएशन है, बट व्हेन यू आस्क समबडी एल्स टू डू समथिंग फॉर यू तो वो एक पॉजिटिव सिचुएशन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि 2 स्कूल किड्स हैं, 2 छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। दोनों ने शूज पहन रखे, दोनों की शू लेसेस बंधी हुई हैं। एक बोलता है कि मैं अपनी शू लेसेस खुद बांध लेता हूं, दूसरा बोलता है नो आई कैन नॉट, मैं नहीं कर पाता हूं, मैं अपनी मम्मा से अपने शू लेसेस बंधवाता हूं। तो पहले बच्चे ने कहा कि मैं अपने शू लेसेस खुद बांध लेता हूं, ये जनरल है, सिंपल है। यहां पर बच्चा ही शू लेसेस बांध रहा है, वो खुद इस काम को कर रहा है। बट व्हेन द सेकंड बॉय सेज कि मैं अपनी मम्मा से इस काम को करवाता हूं, मतलब मैं अपनी मम्मा से ये काम करवाता हूं, वो शू लेसेस बांधती हैं, तो ये कॉजेटिव है क्योंकि बच्चा खुद शू लेसेस नहीं बांध रहा है। द चाइल्ड आस्क हिज और हर मदर टू डू सो। ठीक है, इसी को कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब, जब आप किसी कार्य को खुद न करें बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से इसी कार्य को करवाएं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि कहा जाए मैंने कार रिपेयर की, यहां पर मैंने खुद इस काम को किया, तो ये जनरल सिचुएशन हो गई, यहां कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, तो लिखा गया आई रिपेयर्ड द कार। लेकिन जब मैंने कहा मैंने कार रिपेयर करवाई, तो यहां मैंने नहीं कार रिपेयर करी है, मैं किसी मैकेनिक के पास गया हूँगा और उससे कहा होगा मैंने कि मुझे अपनी कार रिपेयर करवानी है, एंड द मैकेनिक मस्ट हैव रिपेयर्ड माय कार, तो इसको कहा जाता है कॉजेटिव। आई हैड द कार रिपेयर्ड। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि हैव, जिसका पास्ट वर्जन हैड होता है, उसे कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है। अनदर एग्जांपल दैट वी हैव इज मैंने होमवर्क किया, यहां पर मैंने खुद अपना होमवर्क किया, तो इट इज जनरल केस, आई डिड माई होमवर्क। लेकिन जब मैं बोलूं मैंने अपने भाई से होमवर्क कराया, तो इन दिस सिचुएशन आई हैव नॉट डन माई होमवर्क बट Instead, I have asked my brother to do my homework. ये है causative। जब मैंने होमवर्क किया तो जनरल सिचुएशन हो गई, बट when I asked my brother to do my homework, when I convinced my brother to do my homework, when I arranged my brother to do my homework, ये causative है। देखिए ना, I got my brother to do my homework। ये याद रखें, जैसे ही causative situation आएगी आप किसी ना किसी causative verb को ही यूज करेंगे, चाहे वो make हो, चाहे वो get हो, या चाहे वो have हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली causative verb जो हमने आज के सेशन में रखी है उसको पढ़ते हैं। होपफुली इतनी देर में आप सब ये समझ गए होंगे कि कॉजेटिव वर्ब का क्या मतलब है। अब हम आज के सेशन की पहली कॉजेटिव वर्ब जो कि हैव है उसे पढ़ते हैं। 2 रूल्स हैं हैव के कॉजेटिव वर्ब के रूप में, और उन दोनों रूल्स को फटाफट पढ़ लेते हैं। पढ़िए, रूल नंबर 1, इट सेज इफ have is used as a causative verb in active voice, it should be followed by bare infinitive। सरल करके बताता हूं, लिखा हुआ है कि अगर causative verb के रूप में have को यूज किया जाए और active voice में रखा जाए have को, तो इसके बाद जो verb आए उसे बेयर इन्फिनेटिव होना चाहिए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो रूल नंबर 2 कहता है वो कहता है इफ हैव इज यूज्ड एज अ कॉजेटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस, वॉइस को बदल करके एक्टिव से पैसिव कर दिया जाए, तो फिर हैव के बाद
जो वर्ब आनी चाहिए उसे पास्ट पार्टिसिपल बनना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल का मोटा मोटा मीनिंग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। आप सबको मालूम है कि हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जो रूल नंबर 2 है, जिसमें हैव जब कॉजेटिव वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में जा रही है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जब इस रूल पे बेस्ड सेंटेंसेस बनेंगे तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे होपफुली। क्यों? क्योंकि जनरली भी ऐसा ही होता है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, और रूल नंबर 2 भी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही प्रमोट कर रही है। तो रूल नंबर 1 के केस में आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर अनलाइक नॉर्मल केसेस जहां हैज, हैव, हैड के बाद V3 आता है, यहां पर हैज, हैव, हैड के बाद V1 आएगा। सो रूल नंबर 1 कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। अच्छा, ये तो रूल्स हो गए, आपको याद तो करने ही पड़ेंगे कि एक्टिव में हैव, हैज, हैव, हैड के बाद V1 आएगा बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव में V3 आएगा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि हम कैसे जान पाएंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, या फिर हम कैसे जानेंगे इन अ गिवन सेंटेंस दैट विच ऑफ दीज रूल्स इज गेटिंग अप्लाइड। इसी बात को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। दिस स्लाइड ऑफ हैव इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने जितना कुछ भी अभी तक सुना है, सीखा होगा, उसको प्रैक्टिकली यहीं पर अप्लाई किया जाएगा। सीधे पेपर में आपको इसी टाइप के कुछ छोटे बड़े सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और याद रखें बिफोर स्टार्टिंग दिस स्लाइड कि अगर हैव पॉजिटिव वर्ब के रूप में एक्टिव वॉइस में है, तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पहले दो सेंटेंसेस रूल नंबर 1 यानी कि एक्टिव के रूल पे बेस्ड है, और दूसरे आगे के दो सेंटेंसेस रूल नंबर 2 यानी कि पैसिव पे बेस्ड है। ये मैंने बस ऐसे ही हेल्प कर दी, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्जन हैव का यूज हो रहा है, एक्टिव वर्जन ऑफ हैव या फिर पैसिव वर्जन ऑफ हैव। पढ़िए एग्जांपल नंबर 1। मैंने मोची से अपने जूते पॉलिश करवाए। समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जान रहे हैं कि ये कॉजेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने खुद अपने जूते पॉलिश किए होते तो इट वुड हैव बीन अ सिंपल केस, लेकिन मैंने मोची से अपने जूते पॉलिश करवाए तो ये पॉजिटिव केस हो गया। ट्रांसलेट मैंने किया, क्योंकि करवाए बोला गया, वो पास्ट का केस हो गया, इसीलिए हैव का जो पास्ट फॉर्म है वो हैड है, वो लगा दिया। आई हैड अ कॉबुलर पॉलिश माई शूज। देखिए हैड के बाद पॉलिश जो की है, आप ये देख रहे हैं कि जो स्पेशल पार्ट्स हैं मैंने उनको अंडर वो बोल्ड किया है और इटैलिक कर दिया है। तो हैड पॉजिटिव है और पॉलिश जो है वो बेयर इन्फिनेटिव के जैसे है। अब कैसे यहां पर एक्टिव का रूल लग रहा है, उस बात को चुटकियों में समझा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है कि हैव और जो वर्ब आए, जैसे कि यहां पर हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, और जो पॉलिश वर्ब है इसके बीच में जो कुछ भी यूज किया गया हो, जैसे कि कॉबुलर यूज किया गया है, तो अगर वो कॉबुलर पॉलिश वर्ब का जो बाद में वर्ब आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कॉबुलर पॉलिश वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव सिचुएशन हो जाएगी, और अगर यही कॉबुलर पॉलिश वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाए तो पैसिव सिचुएशन हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूं कि पॉजिटिव वर्ब हैव और जो उसके बाद वर्ब आ रही हो, इन दोनों के बीच में जिसे भी रखा गया हो वो अगर वर्ब का सब्जेक्ट है तो एक्टिव सिचुएशन है, और बाद में आने वाली वर्ब का अगर वो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव सिचुएशन है। बहुत ही सरल है समझना। कैसे? पॉलिश नाम की वर्ब से पूछे कि कॉबुलर क्या है, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको बोलते? जो किसी कार्य को करे वो सब्जेक्ट है। पॉलिश कौन करेगा? कॉबुलर। कॉबुलर सब्जेक्ट हो गया। पॉलिश क्या करेगा? मेरे शूज को, मेरे शूज ऑब्जेक्ट हो गए। पॉलिश वर्ब के लिए कॉबुलर सब्जेक्ट है और माई शूज ऑब्जेक्ट है।
चूंकि पॉलिश वर्ब के पहले जो कॉबुलर है वो पॉलिश का सब्जेक्ट है, तो ये सिचुएशन एक्टिव की है, इसीलिए बेयर इन्फिनेटिव आ गया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सबको सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं थोड़ा सा फनी है, मैं अपनी बहन से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक पत्र लिखवाऊंगा। अगर मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पत्र लिखूं तो ये जनरल सिचुएशन है, पर चूंकि मैं अपनी सिस्टर से ये काम करने को कह रहा हूं, सिंस आई एम आस्किंग माई sister to write a letter for me that I will drop to my girlfriend, तो ये causative situation हो गई। अच्छा, जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लीजिए। आई एम गोइंग टू हैव माई सिस्टर राइट अ लव लेटर फॉर माई गर्लफ्रेंड। अब मैंने कहा था कि ये भी एक्टिव ही है, इसी वजह से यहां भी राइट लिखा, वरना रिटर्न होता। आप कैसे जानेंगे कि ये एक्टिव है? बहुत ही सरल है। राइट वर्ब के पहले जो माई सिस्टर लिखा हुआ है, क्या है राइट वर्ब के लिए माई सिस्टर? ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी सिस्टर ही तो लिखेंगी, जो भी काम को करेगा वो सब्जेक्ट है। तो राइट वर्ब के लिए माई सिस्टर सब्जेक्ट है और वो जो लव लेटर है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चूंकि यहां भी राइट वर्ब के पहले जो माई सिस्टर है वो सब्जेक्ट ही है, तो एक्टिव सिचुएशन होगी, बेयर इन्फिनेटिव आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब कुछ सब समझ रहे होंगे। अब जो 2 और एग्जांपल्स हैं पैसिव वॉइस के, मैं कुछ चाहूंगा कि आप गेस करें कि क्यों ये पैसिव के ही हैं। पढ़िए, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं, कॉजेटिव तो है, क्योंकि अगर मैं हेयर कट खुद करूं तो ये जनरल केस है, पर चूंकि मैं किसी अन्य व्यक्ति से, पॉसिबली नाई से अपने हेयर कट करवाऊंगा, तो ये कॉजेटिव हो गया। अब देखिए, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट। अब हैव कॉजेटिव वर्ब और जो कट वर्ब है, सर ये कट की थर्ड फॉर्म है। वैसे तो कट की सारी फॉर्म सेम होती हैं, पर ये थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव का केस है। कैसे? सुनिएगा, कट नाम की वर्ब के ठीक पहले जो माई हेयर लिखा है, क्या वो कट का सब्जेक्ट है? नहीं, कट का सब्जेक्ट तो वो नाई हुआ जो कि हेयर कट करेगा, और कट का ऑब्जेक्ट है हेयर। तो फिर चूंकि कट वर्ब के पहले जो माई हेयर है वो ऑब्जेक्ट है कट का, तो पैसिव सिचुएशन हो गई, इसीलिए थर्ड फॉर्म आ गई। अब एग्जांपल नंबर 4 भी देख लीजिए, मुझे अपनी आंखें टेस्ट करवाने की जरूरत है। यह भी पॉजिटिव सिचुएशन है, क्योंकि अगर मैं खुद अपनी आंखें टेस्ट करूं तो वो सामान्य बात हो जाएगी। बट चूंकि आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, है ना, आई अरेंज अ डॉक्टर, और वो ये काम करेगा, तो ये पॉजिटिव, डॉक्टर इस काम को करेगा इसलिए पॉजिटिव हो गया। पढ़िए, आई नीड टू हैव माई आईज टेस्टेड, मुझे अपनी आंखें टेस्ट करवाने की जरूरत है। अब यहां भी जो टेस्टेड वर्ब है थर्ड फॉर्म में है। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि ये एक्टिव सिचुएशन है तो अभी ये टेस्ट हो जाएगा, पर ऐसा होना नहीं, क्योंकि ये पैसिव ही है। कैसे? टेस्ट वर्ब के ठीक पहले जो माई आईज है वो तो टेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, क्योंकि टेस्ट करने वाला ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो भी हो वो सब्जेक्ट हुआ, मेरी आंखें माई आईज तो ऑब्जेक्ट ही हुआ। तो बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड इन विच सिचुएशन व्हाट रूल ऑफ हैव शुड बी यूज्ड। कब एक्टिव वर्जन का रूल आना चाहिए और कब पैसिव वॉइस का रूल आना चाहिए। हाँ, दोनों वर्ब के बीच में अगर सब्जेक्ट हो तो एक्टिव का रूल, अगर दोनों वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव का रूल। एक जरूरी बात और सुन लें, जनरली कॉजेटिव वर्ब्स के नेचर में, वे ऑफ यूजेस में अंतर हो सकता है, पर नेचर में कोई अंतर खास तौर पे नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो लास्ट एग्जाम्पल है, मुझे अपनी आंखें टेस्ट करवाने की जरूरत है, आज के सेशन की जो दूसरी कॉजेटिव वर्ब है गेट, उससे भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और करेंगे भी। कैसे? ये आगे के सेक्शन में मैं बता रहा हूं आपको। गेट एज कॉजेटिव वर्ब, यहां भी 2 रूल है, पढ़िए। If get is used as a causative verb in active voice, it should be followed by infinitive, मतलब verb की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले to हो। have के केस में क्या था? एक्टिव वॉइस में bare infinitive था, V1 तो था पर V1 के पहले to नहीं था, यहां V1 के पहले to भी है। रूल नंबर 2 देखिए, if get is used as a causative verb in passive voice, it should also be followed by past participle like have।
हैव के केस में भी यही था, पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल, गेट के केस में भी यही है। तो दोनों रूल्स आपने याद कर लिए, समझ लिए। एक्टिव वॉइस में गेट के बाद इंफिनिटिव लगाएं 2 + V1, और अगर कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट पैसिव वॉइस में चली जाए तो इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करें, जैसा कि हैव के केस में करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि गेट के कुछ एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे। सामने स्क्रीन पे आपको गेट के कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये सब कॉजेटिव के हैं, मैं सब समझाऊंगा भी कि कैसे। पढ़िए, इस बार मैं नहीं बता रहा कि कौन से एक्टिव के हैं कौन से पैसिव के हैं, ठीक है, आप खुद समझिएगा। और मैंने थोड़ा सा मिक्स भी कर दिया है, ठीक है। पढ़ते हैं। मैं अपने पापा से अपने लिए लैपटॉप नहीं मंगा सका, ये कॉजेटिव कैसे है? अगर मैं खुद लाता लैपटॉप तो ये जनरल होता, या पापा अपने मन से लेकर आते तो भी जनरल सिचुएशन होती, पर चूंकि मैं अपने पिताजी से मंगाने जा रहा था तो ये कॉजेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मैं अपने पापा से अपने लिए लैपटॉप नहीं मंगा सका, ये पास्ट का केस है। तो आई कुड नॉट गेट माई फादर टू अरेंज अ लैपटॉप फॉर मी, जो ट्रांसलेशन है उससे क्लियर हो गया होगा टू अरेंज से कि ये एक्टिव सिचुएशन है, पर कैसे समझिएगा। अरेंज वर्ब और गेट के बीच में जो फादर है वो अरेंज वर्ब का क्या लगेगा? सब्जेक्ट ही तो लगेगा। भाई लैपटॉप कौन अरेंज करता? फादर अरेंज करते, तो अरेंज वर्ब के लिए फादर सब्जेक्ट हुए और लैपटॉप ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि अरेंज वर्ब के पहले जो फादर है वो सब्जेक्ट है अरेंज का, इसलिए एक्टिव सिचुएशन हो गई। हमने इंफिनिटिव लगा दिया जो कि गेट के केस में आता है ना। चलिए अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी पढ़ लेते हैं। मेरे सहकर्मी ने मुझे नौकरी से निकलवाया, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि मेरे सहकर्मी ने मुझे नौकरी से निकाला नहीं, उसे अथॉरिटी भी नहीं क्योंकि वो मेरा फेलो कलीग है, तो ये पॉजिटिव ना होता। लेकिन उसने निकलवाया किसी और से, किसे निकलवाया? पॉसिबली बॉस से निकलवाया, तो ये पॉजिटिव है। बॉस ने भी अपनी मर्जी से नहीं निकाला, सहकर्मी के कहने पर, है ना। माई कलीग मस्ट हैव गॉट माई बॉस कन्विंस्ड, है ना, कन्विंस किया होगा तो उन्होंने फिर निकाला, तो ये भी पॉजिटिव है। ट्रांसलेशन देखिए, माई कलीग गॉट मी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। ये जो डिसमिस का थर्ड फॉर्म है ये देख करके आप जान गए होंगे कि ये पैसिव है, पर कैसे समझिएगा। गॉट जो कि गेट का सेकंड फॉर्म है और डिसमिस के बीच में जो आप मी देख रहे हैं वो डिसमिस का क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है, क्योंकि मैंने डिसमिस तो किया नहीं। अगर मैंने डिसमिस किया होता तो मैं सब्जेक्ट होता। चूंकि मुझे डिसमिस किया गया है, डिसमिस करने वाले मेरे बॉस पॉसिबली सब्जेक्ट हुए और मैं ऑब्जेक्ट हो गया। अब साबित हो गया कि डिसमिस के पहले जो मी है वो डिसमिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चूंकि ऑब्जेक्ट है इसीलिए पैसिव का रूल लग जाएगा। होपफुली सब समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को भी प्रेस कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर मांसाहारी भोजन पकवाया। पॉजिटिव कैसे है? अगर उस व्यक्ति ने खुद पकाया होता तो भी पॉजिटिव ना होता, अगर उसकी पत्नी ने अपनी इच्छा से ही पकाया होता तो भी पॉजिटिव ना होता, पर चूंकि उस व्यक्ति ने के कहने पर उसकी पत्नी ने भोजन को पकाया तो पॉजिटिव तो हो गया ना। जिसने भी कार्य को किया है किसी और के कहने पे किया है तो पॉजिटिव है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसने किया नहीं, किसी और से करवाया तो पॉजिटिव है। ट्रांसलेशन देखिए, द मैन गॉट हिज वाइफ टू कुक नॉन वेज फूड अगेंस्ट हर विश। अब एक्टिव का केस है ये, कैसे? टू कुक से पता चल रहा होगा, पर कैसे एक्टिव का केस है? होपफुली आप जान रहे हैं, क्योंकि जो कुक और गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट के बीच में हिज वाइफ है। वाइफ कुक नाम की वर्ब के लिए सब्जेक्ट ही तो हुआ, क्योंकि वाइफ ही तो फूड को कुक करेगी, तो कुक के लिए वाइफ सब्जेक्ट है। अब चूंकि पहले सब्जेक्ट आ गया है तो फिर अब एक्टिव की सिचुएशन आ जाएगी, इसीलिए टू कुक लगा दिया गया। एक और एग्जाम्पल रखा है, देखिए ज्यादा एग्जाम्पल्स देने से सेशन बढ़ जाता है और अक्सर लोग लेंथी सेशंस को अप्रिशिएट नहीं करते, पर मैं उन लोगों के लिए अपना कोई सेशन रिकॉर्ड नहीं करता जिन्हें सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए, जो सिर्फ फॉरवर्ड करने में, आगे बढ़ाने में यकीन रखते हो, सिर्फ आधे घंटे के सेशन को 2-4-5 मिनट में देखना चाहते हो,
ठीक है, उनके लिए मैं अपनी मेहनत नहीं कर रहा। मैं ये सारी मेहनत उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं जिनको डिटेल में नॉलेज चाहिए, जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो वास्तव में इच्छुक हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उनके लिए ये मेरा सेशन है और सारे सेशंस मेरे उन्हीं के लिए हैं खाली। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल आ गया जो मैंने हैव से बनवाया था। मुझे अपनी आंखें टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। यहाँ कॉजेटिव ही है क्योंकि मैं तो टेस्ट करूँगा, कोई और करेगा। ट्रांसलेट किया मैंने, आई नीड टू गेट माई आईज टेस्टेड। सेम ट्रांसलेशन, सेम एग्जाम्पल। यहाँ पर अब गेट आ गया। Earlier it was have, I need to have my eyes tested. यहाँ I need to get my eyes tested हो गया। पैसिव तो है ही क्योंकि टेस्ट वर्ब के पहले जो my eyes है वो टेस्ट का ऑब्जेक्ट हो रहा है, इस वजह से पैसिव है। मैं ये बताना चाह रहा हूं थ्रू दिस एग्जाम्पल कि दैट ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। हैव की जगह पर गेट और गेट की जगह पर हैव का आना संभव है। जनरली जब हम मेक को कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं, स्पेशली इन पैसिव वॉइस, तो उसका सेंटेंस कभी भी गेट और हैव से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ऐसे गेट के केस में हैव और हैव के केस में गेट आता जाता रहता है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि दैट इन विच सिचुएशन शैल आई यूज गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब और कब मुझे हैव को कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करना चाहिए। देखिए, आपसे जनरली ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा दैट विच कॉजेटिव वर्ब शुड बी प्रिफर्ड, विच कॉजेटिव वर्ब शुड बी यूज्ड। नहीं, जिस भी कॉजेटिव वर्ब को यूज किया जाना होगा, यूज कर दिया गया होगा ऑलरेडी। आपसे तो ये पूछा जाएगा कि असर्टेन करें कि सिचुएशन एक्टिव की है या पैसिव की है। आगे बेयर इन्फिनेटिव आएगा या पास्ट पार्टिसिपल आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। ये सारी चीजें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, फटाफट उन्हें भी देख लेते हैं। बेसिकली ये जो लास्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने ओवरलैपिंग की ही बात बताई है कि गेट के प्लेस पे हैव और हैव के प्लेस पे गेट आता जाता रहता है। हाँ, पढ़िए पहला एग्जांपल। नोबडी कैन गेट मी टू वर्क अगेंस्ट माई विश। इसका मतलब है कोई मेरी इच्छा के खिलाफ मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। कॉजेटिव है क्योंकि मैं किसी और का भी इंटरफेरेंसेस में हो रहा है, तो कॉजेटिव तो है। अब चूंकि हमने गेट यूज किया था और गेट के बाद फिर टू वर्क आया, इन्फिनेटिव एक्टिव भी है क्योंकि वर्क वर्ब के पहले जो मी है वो सब्जेक्ट है। भाई मैं ही तो काम करूंगा तो मैं सब्जेक्ट हुआ वर्क का। अब चूंकि हमने कॉजेटिव के रूप में गेट को यूज किया तो आगे इन्फिनेटिव लगाया। फिर दोबारा जब हमने इसको ट्रांसलेट किया विद द हेल्प ऑफ हैव, गेट के प्लेस पे हैव लगाया, तो यू कैन सी कि जहां टू वर्क था वहां अब वर्क हो गया। फ्रॉम इन्फिनेटिव टू बेयर इन्फिनेटिव हो गया। अब एक और एग्जांपल है, वो भी देख लीजिए। वी फाइनली गॉट द कल्प्रिट्स पनिश्ड एज पर लॉ। हम अंततः गुनहगारों को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने में कामयाब रहे। अब हमने सजा तो दिलवाई पर हमने सजा दी नहीं ना सर, तो कॉजेटिव ही तो है। अगर हमने सजा दी होती तो ना कॉजेटिव होता। अगर जज ने अपनी मर्जी से सजा दी होती तो भी कॉजेटिव ना होता। हमने सजा दिलवाई, हमने दी भी नहीं पर दिलवाई, तो ये कॉजेटिव हो गया। अब पैसिव का रूल लगा है। कैसे? जो पनिश वर्ब के पहले कल्प्रिट लिखा है, क्या हो सकता है वो पनिश को? ऑब्जेक्ट ही तो हो सकता है। पनिश करने वाला जज, पनिश करने वाला कोर्ट सब्जेक्ट हुआ, कल्प्रिट तो ऑब्जेक्ट हुआ। गेट का यूज किया तो भी पनिश्ड, और हैव का यूज किया पास्ट फॉर्म में हैड बना करके तो भी पनिश्ड, क्योंकि पैसिव में गेट और हैव की रूल सेम है। दोनों के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। एक्टिव में आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ सकता है। गेट के केस में इन्फिनेटिव और हैव के केस में बेयर इन्फिनेटिव। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रेशियस कमेंट्स भी दें। मुझे ये भी बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। कमेंट्स के माध्यम से कुछ स्टूडेंट्स की लगातार ये डिमांड आ रही है
कि वॉइस और नरेशन पे भी कुछ सेशंस आए तो मैं बहुत जल्द वो सेशंस भी रिकॉर्ड करूंगा, आप सबके सामने लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और इस सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर it as much as you can. Bye bye, take care, have a good day.